After the end of the Cold War, the world became unipolar and USA was enjoying the hegemony over the world order. It was the sole superpower and there was no other authority or institution which can challenge the hegemony of USA. But what happened after 1990s? Yes, there were the emergence of new center of power which can challenge the authority of USA. They were European Union, ASEAN and China. These three institutions or China as a country, they emerged as new center of power to challenge the hegemony of USA, and of course this is the name of our chapter also, new center of power. So welcome everyone, welcome to doubt session and let's begin with our chapter. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन यूनियन एंड इट्स फीचर्स, उसके फीचर क्या है, आशियान एंड इट्स पिलर्स, राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, जापान, साउथ कोरिया, ब्रेग्जिट एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इंडिया चाइना रिलेशन एंड ब्रिक्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं. सो चैप्टर 2 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद is formation of European Union and its features with practice questions which you will solve at your home. यूरोपियन यूनियन, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ हम ये देखेंगे और एक पूरा प्रोसेस है ये 1945 से लेकर 1992 जब ये बना तब तक चला, ये पूरा प्रोसेस हमको देखना है और डेट वाइज याद भी करना है. सो इसका स्टार्ट हुआ विद द मार्शल प्लान. अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड मार्शल प्लान. ये क्वेश्चन आता है एक मार्क्स में कि मार्शल प्लान क्या था. सो इट वाज अ प्लान और इट वाज अ एड बाय द अमेरिका टू द यूरोपियन कंट्रीज़. उनकी इकोनॉमीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ख़राब हो गई थी, जिनको सुधारने के लिए अमेरिका ने एक प्लान लॉन्च किया, दैट वाज मार्शल प्लान, और इसके अकॉर्डिंग उनको फाइनेंशियली हेल्प की गई. एंड यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के बाद यूरोपियन इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ. सो अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1948. इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए. 1948 में OEEC बना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टू चैनल द एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स. यूरोप के जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप तो USSR का पार्ट हुआ करता था, वेस्टर्न स्टेट्स अमेरिका के साथ थे, तो अमेरिका ने इनको हेल्प करने की कोशिश करी फाइनेंशियली. तो वो करने के लिए इन्होंने OEEC का स्टैब्लिशमेंट किया. इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना. इट बिकेम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़. तो ये एक ऐसा फोरम बना जहाँ पर ट्रेड और इकोनॉमिक इशूज़ पर लोग डिस्कस कर सके. द काउंसिल ऑफ यूरोप established in 1949 was another step forward in political cooperation. So second point is काउंसिल ऑफ यूरोप कब स्टैब्लिश हुई? 1949. The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step, leading to the formation of European Economic Community in 1957. फिर नेक्स्ट स्टेप हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का बनना 1957 में. क्या करने के लिए? फॉर इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी. द US ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये मैं आपको लास्ट वीडियो चैप्टर 1 में भी बता चुका हूँ. तो नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाती है, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये फॉर्म हुआ था 1949 में एंड इट वाज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो कि US की लीडरशिप के अंडर फॉर्म हुआ था. ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था नाटो. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड यूरोपियन यूनियन बिकेम अ पॉलिटिकल यूनियन फ्रॉम एन इकोनॉमिक वन. ये एक लेंदी क्वेश्चन आता है 6 मार्क में, पूरा सेम ऐसे ही पूछा जाता है कि कैसे यूरोप एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन बन गया. दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट. तो यूरोपियन पार्लियामेंट के बनने के साथ साथ इसने अपना इकोनॉमिक रूप छोड़ करके पॉलिटिकल फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया. कैसे? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए. ये चाहते थे कि यूरोप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया जाए, बट लेटर यूरोपियन यूनियन ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेना शुरू कर दिया. मतलब पॉलिटिकली जैसे एक कंट्रीज़ के पास सारे राइट्स होते हैं, अपना खुद का नेशनल एंथम होना, अपना फ्लैग होना, अपने डिसीजन खुद लेना और दूसरी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करना, वो इन सब ने स्टार्ट कर दिया. तो वो पूरा प्रोसेस कैसे हुआ वो हमें समझना है. द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992. सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ
तो यूरोपियन यूनियन एक फास्ट ट्रैक पर आ गया अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए, और इसका फॉर्मेशन हुआ 1992 को, जो हम आगे भी देखेंगे। सो लेट्स सी कि फाउंडेशन वाज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इसकी फाउंडेशन रखी गई कि उनकी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए और सिक्योरिटी पॉलिसी। कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, जस्टिस पे उनका कोऑपरेशन होना चाहिए, होम अफेयर्स। क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, दे वांटेड टू क्रिएट अ सिंगल करेंसी ताकि उनकी करेंसी का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड रहे। ये यूरो उनकी करेंसी है, उसका सिंबल ये है, और इनकी जो कॉमन करेंसी है उसको यूरो कहते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर स्टेट्स हैं जिनकी अपनी अपनी करेंसी भी है, और यूरो उनकी कॉमन करेंसी है, आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन वॉज इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। यही हम पढ़ रहे हैं कि कैसे वो एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन में ट्रांसफॉर्म हुआ। EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। अब वो धीरे धीरे करके एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है। नेशन स्टेट मतलब एक कंट्री की तरह। इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, जैसे कंट्री का होता है, नेशनल एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, जो हमने बात करी। The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new states. New states acquire करके ये अपने एरियाज़ को भी एक्सपैंड कर रहा है। जैसे एक कंट्रीज़ होती है अपना एरिया एक्सपेंशन करती है, उनकी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी होती है, उनका एक फाउंडिंग डेट होता है, वो सॉवरेन होते हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 7 Feb 1992 बाय साइनिंग मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये क्वेश्चन भी आता है एक मार्क्स में कि यूरोपियन यूनियन कब हुआ, कब बना, 7 Feb 1992, और कौन सी ट्रीटी पे साइन करके, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। एंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स। ये फाउंडिंग मेंबर थे। इसमें है कितने, 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। न्यू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया ज्वाइंड इन 2013 बिकमिंग द 28th मेंबर। इसमें टोटल 28 मेंबर हुआ करते थे, बट लास्ट इन 2020 यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने विड्रॉ कर लिया और अब उसमें 27 मेंबर हैं। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि फाउंडिंग मेंबर कौन से हैं या न्यू मेंबर्स कौन से हैं, तो मैंने इस तरीके से ही हेडिंग बना के लिखी है। टोटल मेंबर्स यहाँ पर मेंशन है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ये सारे हैं। एंड मेंबर ऑफ द EU लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन इन 2020, कौन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम UK ने 2020 में विड्रॉ कर लिया यूरोपियन यूनियन से, तो अब उसकी जो टोटल मेंबरशिप है 27 इन नंबर है। ये यूरोपियन यूनियन का मैप है, उसमें 28 मेंबर स्टेट्स हुआ करते हैं, इसलिए 28 का ही दिखा रहा है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये स्पेन, बेल्जियम, UK जो कि विड्रॉ कर लिया उसने, पोलैंड वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि सिल्वर मार्क में है। ओके, ये क्वेश्चन भी एक लेंदी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो हम उसके फीचर्स देखते हैं, मेरिट्स देखते हैं, फिर इसके बाद डीमेरिट भी देखेंगे। तो जब क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द फीचर्स, तो आपको इनमें से, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से कुछ 5 to 6 पॉइंट्स लिखने हैं। द EU हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो इसका इन्फ्लुएंस हर तरीके से है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली। EU is the world's second biggest economy with a GDP of more than 17 trillion in 2016। तो अगर एक पुराने डेटा के हिसाब से देखें तो EU, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी, सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। बट अगर प्रेजेंट डे में बात करें तो चाइना के बाद आती है। चाइना हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। US डॉलर जो कि वर्ल्ड की डोमिनेंट करेंसी है, जैसे USA हमेशा डोमिनेट करता है, बट यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू इट। यूरो एक ऑल्टरनेटिव बन सकती है क्योंकि इसको यूरोप के मेजर कंट्रीज़ यूज़ करते हैं। द शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद द US एंड चाइना। तो इसका जो वर्ल्ड ट्रेड में जो शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स इसका इन्फ्लुएंस उससे भी इंक्रीज़ होता है। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स। ये इकोनॉमिक पावर है, तो इसलिए एशिया में, अफ्रीका में, इसके क्लोजेस्ट नेबर में ये अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकता है। अगर मिलिट्री की बात करें, EU की कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर उनकी कंबाइन कर लें तो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाती है आफ्टर USA ऑफ कोर्स। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर USA, सेम। स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री भी सेकेंड है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ ब्रिटेन एंड फ्रांस
हैव ऑल्सो न्यूक्लियर आर्सेनल्स अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो ब्रिटेन तो अब इसका मेंबर रहा नहीं, बट ब्रिटेन एंड फ्रांस में ये दोनों कंट्रीज़ जो इसके मेंबर थे ये न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यही दोनों कंट्रीज़ यूएनएससी में परमानेंट सीट भी रखती हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में भी यूरोपियन यूनियन बहुत आगे है। अ सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द EU इज एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। तो एज अ सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सुपरनेशनल मतलब जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करता है, EU इज एबल टू इंटरवीन, ये किसी भी मैटर में इंटरवीन करने के लिए एबल है। EU ऑल्सो हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। EU का, यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, हम पढ़ चुके हैं। 2 मेंबर्स ऑफ EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट्स इन ऑन द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जो कि एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 पे, उसका एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना। उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनमें से 2 जो मेंबर हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे। ब्रिटेन तो अब नहीं रहा, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, बट फ्रांस है, और परमानेंट मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। द EU इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC, और UNSC में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो भी, उनमें से भी कुछ कंट्रीज़ EU का ही पार्ट हैं। दिस हैज़ इनेबल्ड द EU टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसीज सच एज द करंट US पोजिशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इसकी वजह से EU के पास ऐसी पावर है कि वो US की कुछ पॉलिसीज़ को अपोज भी कर सकता है। हर बार उसको USA की बात मानना ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज़ जो डोमिनेटिंग कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी बात मनवा लेती हैं। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बनाना चाहता है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाना चाहता है, जिसको USA अपोज करता है, और उसको अगर USA अपोज करता है तो बाकी कंट्रीज़ को भी अपोज करना पड़ेगा। ऐसी दादागिरी USA की चलती रहती है। बट अगर कुछ कंट्रीज़ ईरान को सपोर्ट करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, अगर उनमें वो पावर है, जैसे EU में है। ये फिर से एक मैप है यूरोप का, फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ये कुछ कंट्रीज़ जो हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। Its use of diplomacy, economic investments, and negotiations rather than coercion and military force has been effective, as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation. China environmental degradation को नहीं मानता, human rights को कई बार नहीं मानता, वो उसका वायलेशन करता रहता है। तो यूरोपियन यूनियन की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि वो कोर्जन मतलब फोर्स का यूज़ नहीं करता, बाय डायलॉग इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा है। शेंजन वीज़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है यूरोपियन यूनियन का, ये आपको पता होना चाहिए, ये अलग से आता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ शेंजन वीज़ा, तो आपको पता होना चाहिए। इज़ अ वीज़ा दैट अलाउज इंडिविजुअल टू ट्रैवल फ्रीली विद इन द शेंजन एरिया विच इज़ अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोप के 27 मेंबर स्टेट्स, उनके अंदर उन्होंने इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल्स को एबोलिश कर दिया है। मतलब अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप फ्रीली 27 कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल वीज़ा की ज़रूरत है। इससे उनका ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और उनके रिलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं। तो शेंजन वीज़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यूरोपियन यूनियन का। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। जैसे हमने इसके फीचर मतलब मेरिट देखे, अब इसके डीमेरिट भी देखना है, क्योंकि क्वेश्चन मिलाकर भी आता है और अलग से भी आता है। डायरेक्टली आता है कि व्हाट आर द फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्या है वो हम देखते हैं कि ऑल्दो यूरोपियन यूनियन हैज़ बिकम अ सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशन, बट इन मैनी एरियाज member states have their own foreign relations, defense policies and often at odds with each other। इसकी वजह से इन लोगों में आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो हमेशा, इसमें 27 ऑर्गेनाइजेशंस है, ये हमेशा एक बात पे सहमत तो हो नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगी, तो वो हमें देखना है। जैसे कि एक है, ब्रिटेन्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन इराक इन्वेजन। जो हमने इराक इन्वेजन लास्ट चैप्टर में देखा था, उसमें ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, एंड मैनी ऑफ द EU's न्यू मेंबर मेड अप US लेड कोलिशन ऑफ फिलिंग, वेयर एज जर्मनी एंड फ्रांस अपोज दिस अमेरिका पॉलिसी। अब EU का ही जर्मनी और फ्रांस वो अमेरिका की इस पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं और कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही इनके बीच में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। There is also a deep-seated Euroscepticism in some parts of the Europe about the EU's integrationist agenda। तो यूरोस्केप्टिसिज्म क्या होता है? मतलब होता है क्रिटिसिज्म ऑफ यूरोप। यूरोपियन यूनियन का क्रिटिसिज्म ये है
कि उसके सारे मेंबर्स हर बात पर एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं। वही यूरो स्केप्टिसिज्म कहलाता है। दस फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर केप्ट द यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। तो यूरोपियन मार्केट से यूके को आउट रखा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने। तो ऑफ कोर्स फिर समझ में आ रहा है हमें कि कैसे ये लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते हर बात पर। Denmark and Sweden have resisted the Maastricht Treaty and adoption of euro, the common European currency। मैंने आपको पहले बता दिया कि यूरोपियन की यूनियन की कॉमन करेंसी यूरो है। ये एक क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जो कॉमन करेंसी को मानने से इनकार करती हैं। ऑफ कोर्स दे आर डेनमार्क एंड स्वीडन। दे आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बट दे डू नॉट रिकग्नाइज मास्टर्स ट्रीटी एंड कॉमन करेंसी यूरो। This limits the ability of EU to act in matters of foreign relation and defense। तो इसके हिसाब से, इसकी वजह से EU कई बार फॉरेन रिलेशंस में और डिफेंस में एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले नहीं कर पाता। एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी प्रॉब्लम का, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने अपने आप को एग्जिट कर लिया 2020 में। हमने देखा ब्रिटेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है और उसका विड्रू करना यूरोपियन यूनियन को वीक बनाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्रेग्जिट। ये टर्म क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ ब्रेग्जिट, तो आपको सिंपल लिखना है ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन 2020। So with this we are at the end of this video. There are some practice questions which you can practice at home. Of course ऐसे ही questions एग्जाम में बनते हैं, तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे मैंने वो यहाँ पर बना दिए हैं। आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.